इस गहन चर्चा में स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा या कह लें लैंड बाउंड्री से ही शुरू करते हैं। अच्छा। देखिए, आमतौर पर हम सोचते हैं कि किसी भी देश की सीमा की एक फिक्स लंबाई होती है ना, लेकिन यहाँ भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई के दो बिल्कुल अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी वो नोट्स में नोटिस किया था। एक तरफ एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार हमारी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आधिकारिक दस्तावेजों में ये आंकड़ा 15,106 किलोमीटर दर्ज है। मतलब 15,200 और 15,106 के बीच जो ये 94 किलोमीटर का अंतर है, ये कोई छोटी मोटी गणितीय भूल तो नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन दोनों आंकड़ों का अपना अपना महत्व है। ये असल में सरकारी और शैक्षिक कार्य प्रणाली के अंतर को दिखाता है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा डेटा पॉइंट नोट्स में है। ये 15,106 किलोमीटर की जो सीमा है, इस पर भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज स्थित है। 16 राज्य और 2 यूटीज, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, इकोसिस्टम है। 7 अलग अलग देशों का मतलब है 7 अलग अलग तरह की सुरक्षा चुनौतियां और कूटनीतिक रणनीतियां। हाँ, क्योंकि म्यांमार के जंगलों वाली सीमा और पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा में बहुत फर्क है। बिल्कुल। और चीन के साथ जो हमारी सीमा है, वहां उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की अलग ही परेशानियां हैं। इन 16 राज्यों और 2 यूटीज की अपनी अपनी भौगोलिक विशेषताएं हैं। ये सीमाओं की इस पहेली को सुलझाने के बाद अब थोड़ा बातचीत का रुख तटीय सीमाओं यानी कोस्टल बाउंड्रीज की ओर मोड़ते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मेरा भी। तो नोट्स में जो तटीय सीमाओं के पारंपरिक आंकड़े हैं, उनके अनुसार भारत की कुल तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य भूमि या मेनलैंड की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। हाँ, ये वो आंकड़े हैं जो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन नोट्स में आगे एक बहुत ही जबरदस्त और नया संशोधित आंकड़ा दिया गया है। वो 11,000 वाला ना? हाँ, नए मापन के अनुसार भारत की कुल तटीय सीमा 11,094.81 किलोमीटर हो गई है। 11,098.81 किलोमीटर, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। 7,516 से सीधा 11,000 पार, मतलब समुद्र के बीच से अचानक कोई नई जमीन तो निकल कर नहीं आ गई। ये कैसे संभव है? देखिए, यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे भूगोल में कोस्टलाइन पैराडॉक्स कहते हैं। कोस्टलाइन पैराडॉक्स? हाँ, इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी पेड़ के पत्ते के किनारे को एक सीधे रूलर या स्केल से नापेंगे तो आपको एक निश्चित लंबाई मिलेगी। लेकिन अगर आप एक धागा लें और उसे पत्ते के हर एक छोटे घुमाव, हर एक बारीक कटान के अंदर तक ले जाके नापें, तो धागे की कुल लंबाई स्केल की लंबाई से कई ज्यादा निकलेगी। ओह अच्छा, तो मतलब पहले तटरेखाओं को बस ऊपर ऊपर से नाप लिया जाता था। बिल्कुल। पहले बड़े पैमानों से नापते थे तो कई छोटी खाड़ियां और घुमाव छोड़ जाते थे, लेकिन आज हम डिजिटल मैपिंग और सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हर एक संकरी खाड़ी और छोटे छोटे द्वीपों के किनारों को बहुत बारीकी से मापा जा रहा है। एकदम सही। और इसी बारीक मापन का नतीजा है कि हमारी तटरेखा में इतना बड़ा उछाल आ गया। और इस विशाल तटीय सीमा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। ये आंकड़ा भी नोट्स में बहुत साफ तरीके से दिया गया है। हाँ, 9 राज्य और 4 यूटीज। अगर हम एक छोटी सी मजेदार तुलना करें ना, तो राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है, जो करीब 2340.62 किलोमीटर है। और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, जो महज 193.95 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों का दृष्टिकोण इसमें जोड़ें तो तस्वीर और भी बदल जाती है। बिल्कुल, अंडमान और निकोबार की वजह से। हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की तटीय सीमा राज्यों और यूटीज दोनों को मिलाकर सबसे लंबी है, पूरे 383.5 किलोमीटर। मतलब ये गुजरात से भी ज्यादा है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। अंडमान और निकोबार कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों का एक विशाल समूह है। और हर द्वीप की अपनी एक तटरेखा होती है। सही कहा। जब उन सभी सैकड़ों द्वीपों की तटरेखाओं को जोड़ा जाता है तो ये विशाल आंकड़ा बनता है। और वहीं दूसरी तरफ यूटीज में सबसे छोटी तटीय सीमा पुडुचेरी की है, जो केवल 42.65 किलोमीटर है।
चलिए एक बार श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार राज्यों का वो अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बता देती हूँ जो नोट्स में दिया गया है। हाँ, ये क्रम समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे ऊपर है गुजरात, उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर महाराष्ट्र और पांचवें पर पश्चिम बंगाल। फिर छठे स्थान पर केरल, सातवें पर उड़ीसा, आठवें पर कर्नाटक और नौवें पर गोवा आता है। इस पूरी सूची में आपने गुजरात और पश्चिम बंगाल का नाम लिया। इन दोनों राज्यों के बारे में एक बहुत ही खास सामरिक और रणनीतिक तथ्य है। वो ये कि ये दोनों ही भारत के वो अनोखे राज्य हैं जो स्थलीय और तटीय दोनों तरह की सीमाएं बनाते हैं। बिल्कुल, भारत के नक्शे में सिर्फ ये दो राज्य ऐसी अनोखी स्थिति में हैं। हाँ, गुजरात जमीन पर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और उसकी अरब सागर में एक लंबी तटरेखा भी है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, जो जमीन पर बांग्लादेश और कुछ हिस्सों में नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाता है, और दक्षिण में उसकी बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा है। तो सामरिक दृष्टिकोण से ये दोनों राज्य बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अगर हम राज्यों से थोड़ा आगे बढ़ें और सिर्फ उन 4 कोस्टल यूटीज पर ध्यान दें जिनका जिक्र नोट्स में है, तो उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वीपीय और मुख्य भूमि। आइलैंड और मेनलैंड। हाँ, द्वीपीय श्रेणी में अंडमान निकोबार तो है ही, जिसकी हमने अभी बात की, और दूसरा है लक्षद्वीप, जिसकी कुल तटीय सीमा 144 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि वाले यूटीज कौन से हैं? मुख्य भूमि में एक तो पुडुचेरी है, जिसकी सीमा 42.65 किलोमीटर है, और दूसरी इकाई है दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली, जिनकी संयुक्त तटीय सीमा 54 किलोमीटर है। यहाँ पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली का जिक्र आते ही हमें 26 जनवरी 2020 की उस बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को नहीं भूलना चाहिए। आप उस ऐतिहासिक विलय या मर्जर की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो 26 जनवरी 2020 से पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव पश्चिमी तट पर स्थित 2 बिल्कुल अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। हाँ, और फिर उन दोनों को मिला के एक ही यूटी बना दिया गया। सही। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये साफ हो जाता है कि भारत का भूगोल कितना विविधतापूर्ण है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस जानकारी पर विचार कीजिए और खुद भी इन भौगोलिक बदलावों पर अपनी रिसर्च जारी रखिए। चलिए फिर मिलते हैं।